लास्ट टाइम डेल्टा मिनिमम मैक्सिमम दोनों कैलकुलेट किया था या नहीं किया था, मैंने से बोला था। ओके यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। लुक हियर, पहले थोड़ा सा लॉग कैलकुलेशन समझते, देन वी विल प्रोसीड। ओके लेट अस कीप द बेसिक्स वेरी क्लियर, ठीक है। लॉग कैलकुलेशन ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट लगेगा। मेजरली आपको ये केमिस्ट्री के एग्जाम में लगता है, एंड आपके एग्जाम में जनरली इफ देयर इज अ क्लास ऑफ 50 पीपल देयर विल बी ओनली 20 लॉग बुक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक साथ सब लोग लॉग कैलकुलेशंस नहीं करते, इसलिए इवन इफ यू डोंट नो एनी सम लॉग बुक लेके रख देना, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में फिर मिलता नहीं है, ठीक है। ओके सो पहले लॉग कैलकुलेशन समझते कैसे करते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक सा होता है। एंड लेट अस टेक सम अप्रोक्सीमेशंस इन ऑर्डर टू डू द लॉग कैलकुलेशंस। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले हम लोग ये सम वगैरह करने से अच्छा पहले कुछ बेसिक से चीजें कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 नंबर ले रहा हूँ। बेसिक लॉगरिथम सबको आते हैं, ठीक है। ओके सो सपोज एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, आराम से करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, गिराना मतलब अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सो इफ आई कंसिडर 3 नंबर्स 8, ये नहीं 1 से है ना, ओके 8.748, 324.2 एंड 87.3। ये मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर कोई और नंबर ले लेता हूँ मैं। 87 ऑलरेडी ले लिया मैंने। सो लेट अस कंसीडर द थर्ड नंबर एज कितना 52.12 ले लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग नंबर चाहिए, ठीक है। एवरीवन ये 3 नंबर्स है, ठीक है। Now how to calculate the log and anti-log पहले वो समझते हैं, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको लिखेंगे एंटी-लॉग ऑफ लॉग ऑफ 8.748, पक्का। इसको सिमिलरली हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये मैं लिख नहीं रहा। हाउ टू कैलकुलेट द लॉग, ठीक है, ये सब आप नहीं लिखोगे। डेसिमल के पहले कितने नंबर्स है? 1। सो विल राइट इट एज 0 पॉइंट समथिंग, वो समथिंग क्या हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एंटी-लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या लिखूं मैं इसको? 3 डेसिमल्स है, सो विल राइट 2 पॉइंट, एक कम, ठीक है। वी विल राइट इट एज 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सिमिलरली एंटी लॉग ऑफ क्या लिखूंगा मैं? लास्ट 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब ये समथिंग क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो गिव मी अ लॉग बुक, ठीक है। सो यहाँ पे, ठीक है, रख देना यहाँ पे। ओके सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, अभी देखना ध्यान से, ठीक है। आगे बाकी के लोग सर आपकी ब्लॉग बुक किधर है? क्या? अच्छा लुक हियर एवरीवन, एवरीवन क्या हार्ड कॉपी, क्या हार्ड कॉपी चाहिए है ना? अभी ये मेरा ही है, ये अभी मेरा हो गया। आपको प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, बस हो गया, ये मेरा। प्रॉब्लम है सर, मुझे नहीं है, जब तक मुझे नहीं तब तक ठीक है। 8748 एवरीवन लुक हियर, 8748। अब यहाँ पे नेचुरल नहीं, सिर्फ लॉगरिथम्स लिखा रहेगा। जल्दी आ जाओ, पिंक, ठीक है। सो आ जाओ जल्दी 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 आ जाओ। सो लुक हियर एवरीवन, लुक हियर नाउ। चलो अब यहाँ पे लॉग, यहाँ पे देख लेते हैं लॉग। अभी स्टार्टिंग के 2 नंबर्स कौन से हैं? 8, 7 है, पक्का। सो लॉगरिथम में सबसे पहले यहाँ पे 87 सर्च कर लेना। यहाँ पे 87 सर्च कर लो, ऊपर लॉगरिथम लिखा है, यहाँ पे 87 सर्च कर लेना। उसके आगे नंबर क्या है? 9395। इजी है वैसे, 7 पे 87 का ऊपर 4 सर्च कर लेना। 87 का 4, व्हाट इज द नंबर गिवन एज? 9415। उसके राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे मीन डिफरेंस भी लिखा है। मीन डिफरेंस में 8 सर्च कर लो, कितना आया? 4 लिखा है, तो 9419 आना चाहिए। ये सबको मिल गया? नहीं, और एक बार ओके एवरीवन लुक हियर ना, नो वन विल टॉक, एवरीवन लुक हियर। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, इजी एकदम लॉग बुक पढ़ना, ठीक है, कोई भी कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 8748, यहाँ पे 87 सर्च करना इन द वेरी फर्स्ट रो, ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट कॉलम, सॉरी। सो 87 मिल गया। उसका नेक्स्ट नंबर क्या आ गया यहाँ पे? 4। तो 4 मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9415 लिखा है, मिला। लास्ट नंबर क्या है? 8 का मीन डिफरेंस लिखा रहेगा। मीन डिफरेंस क्या लिखा है? 4। वो 4 टेक्निकली हम लोग को ऐड करना रहता है,
बट आप नहीं भी करोगे चल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली विल गेट द सेम आंसर। तो लास्ट नंबर को इग्नोर कर दो, ठीक है। सो आंसर मेरे पास क्या आया 9415 पक्का। और एक बार मैं बता देता हूँ जो अभी अभी आए, ठीक है। डेसिमल के पहले अगर 3 नंबर रहेगा तो लॉग में इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, डेसिमल के पहले 2 नंबर्स है सो इट विल बी इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, बिफोर डेसिमल देयर इज ओनली 1 नंबर 0 पॉइंट, सो 1 नंबर विल बी लेसर देन द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ नंबर्स बिफोर द डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के पहले कितने नंबर है पहले तो वही चेक कर लेना, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं एंटीलॉग 3242 है ना, तो यहाँ पे सर्च कर लेना 32 का 4 324 5105 पक्का। एंड लास्ट 32 का 1 सॉरी 52 का 1 सॉरी 52 का 1 इट विल बी 7168 यहाँ तक ठीक है। ओके यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लेना। अब इसका मुझे एक चीज बताओ, when I calculate the antilog of this number, I should again obtain the same number. वही होता है ना log antilog, sin का sin इनवर्स सेम ही वैल्यू देगा। So over here look, और इसका भी antilog यही रहना चाहिए। Now how to calculate the antilog? सिर्फ हम लोग यहाँ पे डेसिमल के बाद के नंबर्स देख लेना। डेसिमल के बाद नेक्स्ट पेज पे टर्न कर लो, एंटीलॉगरिथम लिखा रहेगा। नेक्स्ट 0.94 लिखा रहेगा, 0.94 का 1 8730 लॉगरिथम आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देता 8730। डेसिमल के पहले क्या लिखा है 0 पॉइंट, सो द डेसिमल विल बी आफ्टर 1 पॉइंट, सो 8730। ये समझ में है अप्रोक्सीमेटली। मैं नेक्स्ट नंबर देखता हूँ, अगर ये नहीं समझा फिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं। बोलो आपने 8.748 दिया पर हमें लॉग का 87 देगा। क्या हाँ लॉगरिथम में स्टार्टिंग के 2 नंबर से लेते हैं हम लोग, वो फर्क नहीं पड़ेगा। लॉगरिथम में 87 है ही नहीं, चेक करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर्स, एवरीवन लुक हियर 5105 ना, डेसिमल के पहले वाला हम लोग नहीं देखेंगे, तो 5105 चेक करो। 5105 का कितना आ जाएगा 5103 डेसिमल कितने नंबर्स के बाद आएगा 2 पॉइंट है ना, तो कहने से 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता आपको लॉग बुक, ठीक है। इज इक्वल टू 7168 कितना आ रहा है 716 मिल गया सबको ही, और 2 उसके बाद आएगा 52. समझ में आ गया, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन लुक हियर, लुक हियर, यहाँ तक समझ में आ गया? कैन आई प्रोसीड? अभी देखते ध्यान से। सपोज इफ आई टेक अ नंबर 582.3 मल्टीप्लाइड बाय क्या ले लेते 3.26, चलो 3.26 चलो ये ले लेते। ओके ये नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है यूजिंग द लॉग बुक, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज एंटी लॉग ऑफ, पहले क्या आएगा लॉग ऑफ 582.3, अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो इट विल बी प्लस लॉग ऑफ 3.26, एंटी लॉग ऑफ कितना डेसिमल के बाद कितने नंबर तो 2 पॉइंट प्लस कितना 0 पॉइंट, डेसिमल के पहले 1 नंबर था तो 0 पॉइंट, डेसिमल के पहले 3 नंबर थे तो 2 पॉइंट पक्का। ओके 58 का 2 लॉग सर्च कर लेना, लॉग हाँ लॉग एंटी लॉग नहीं, 7649 प्लस कितना 32 का 6 5132 right. If I add both of them it will be equal to antilog of 3.2781 पक्का, ठीक है। एंटीलॉग सिर्फ इतने पार्ट का ढूंढेंगे ना, तो टेल मी द एंटीलॉग 2781 नेक्स्ट पेज पे, हाँ 1897 decimal will be after how many numbers 4, so take लिखेंगे 1897.0, बट आप नहीं लिखोगे चल जाएगा, कुछ इशू नहीं। समझ में आया? यस ये पहले के टाइम पे बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए यही एक मेथड होता था, हम लोग लॉग पहले ही लिख के रखते थे क्योंकि इसमें एडिशन करना है ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना हम लोग को, पक्का। क्योंकि हमने 3
एक इसमें कम हो गया ना, सो एक इसमें बढ़ जाएगा. डेसिमल इज आफ्टर 3 digits, so it will be 2 point something. Similarly 2 point something, तो decimal will be after 3 digits. होता है वो लिखने का मेथड होता है, 10 से डिवाइड हो जाता है क्योंकि लॉगरिथम का बेस 10 है. 3 पॉइंट, यस 5 रहेगा तो 4 पॉइंट. ओके, यहाँ तक समझ में है? शैल आई गिव यू अ नंबर, ये लिखना मत. क्या ले लेते हम लोग? 777.7 into 4.44 divided by 98.7. ठीक है, ये देख लेना कितना आ रहा है. एवरीवन गो अहेड. डिवीजन में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट. ओके ठीक है, जिसको नहीं आया एक बार चेक कर लेते हैं. एरिया लो, क्या नहीं आ रहा है तो पूछ लो. एंटी लॉग ऑफ 777.7 प्लस लॉग ऑफ 4.44 माइनस लॉग ऑफ 98.7. अब देख लेना, लॉग ऑफ इसके आगे 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. 2 पॉइंट क्या है? 8904 प्लस 0 पॉइंट क्यों है वो समझो. डेसिमल के पहले एक नंबर है ना, 6.7.4 माइनस डेसिमल के पहले 2 नंबर है 1.43. सबको अगर आप ये पहले ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेना. 1.5435 ऐसे कुछ आ जाएगा. ठीक है, यहां तक आ गया. अभी समझ में आया? लास्ट बेंच अभी भी प्रॉब्लम है तो बताओ. क्लियर है? अभी मेजरली ये बोर्ड्स में काम आ जाएगा आपको. कैन आई कंटिन्यू? यहाँ पे 5th बेंच, 4th 5th आ गया ना पक्का? एंटीलॉग सिर्फ इतने नंबर्स का हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ रहा है? 6 पॉइंट नहीं 3.9. डेसिमल 2 नंबर के बाद आएगा बिकॉज इट इज 1 पॉइंट समथिंग. ये 2.349.1. ठीक है, अभी एक्चुअल सम्स पे आते हैं प्रिज्म के. ये समझ में आ गया? Now we will apply this logic in case of sin and sin inverse. ठीक है, अगर आप लॉग बुक को और थोड़ा सा टर्न करके देखोगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लॉग बुक्स में अगर आप हो गया ना पक्का? मोस्ट ऑफ द लॉग बुक्स सेकेंड क्लास में आ गया ना? सेकेंड क्लास में आ गया? अभी समझ में आया? ठीक है, ओके. अगर मोस्ट ऑफ द लॉग बुक्स को अगर आप टर्न करके देखोगे तो एक सेकंड बता दो. यहाँ पे नेचुरल लोगरिथम नहीं, नेचुरल साइंस भी लिखा रहेगा. ठीक है, सो अगर आप देखोगे ये वाला तो यहाँ पे ऊपर नेचुरल साइंस भी लिखा है. वो अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट अस चेक इट इन द सम्स. ओके, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन. ओके, शैल आई इरेज दिस थिंग? ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन. लुक हियर, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री. लुक हियर, फटाफट यहाँ पे देख लेंगे एवरीवन. म्यू इज इक्वल टू एवरीवन, मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा? डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2. लेट मी फिनिश दिस पार्ट क्विकली. ठीक है, सो कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एस म्यू का वैल्यू कितना दिया है? 1.5 विल बी इक्वल टू साइन इंटू 60/2. 60/2 कितना हो जाएगा? 30. करेक्ट. ठीक है, तो साइन 30 इज इक्वल टू साइन a प्लस a का खुद का वैल्यू 60 है प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2. सो कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज हाफ. कैन आई राइट दिस एज 0.75? यस, अभी तक मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है लॉग बुक से. लॉग बुक ओपन करके देख लेना. यहाँ पे 0.5 का मुझे साइन इनवर्स चाहिए ना? करेक्ट, 0.75 का मुझे साइन इनवर्स चाहिए. ठीक है, सो ओपन दिस पार्ट, नेचुरल साइंस. ओके, जस्ट टर्न टू दिस पार्ट. ठीक है, नेचुरल साइंस ऊपर लिखा है.
मुझे साइन चाहिए या साइन इनवर्स चाहिए? साइन इनवर्स। यहाँ पे सर्च करो 0.75 कहाँ पे आ रहा है? रफली रफली एग्जैक्ट वैल्यू में भी नहीं आएगा। 0.75 है ना? 48.6 चेक 48.6 एवरीवन जस्ट चेक इट 48.6 आ रहा है। आई होप सो एवरीवन गॉट दिस। वैल्यू आ गया। साइन नहीं ढूंढना है, साइन इनवर्स ढूंढना है, मतलब मुझे वैल्यू से एंगल लेके आना है, एंगल से वैल्यू नहीं। तो 48 पॉइंट क्या आ रहा है? 6। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 48.6 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। डेल्टा एम कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है? 38 आ रहा है। 38 आएगा ना? 48 कैसे? फॉर डेल्टा मैक्स। ओके, now why is the maximum value restricted? Look here, the maximum value is restricted because on the other side or on the second face of the prism, can I say the ray will undergo TIR, total internal reflection? अभी देखना थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करके बता देता हूँ अगर आपको नहीं आइडिया है इस चीज का। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बट द रे विल एंटर एट फर्स्ट फेस एंड इट विल सफर अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर एंड। दिमाग लगा के मुझे बताओ E का वैल्यू कितना है? 90। E का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। आपने दिया ओके दिया है मैंने, बट यहाँ पे देख लेते हैं। म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन ई बाई साइन आर, क्या ये E हो जाता है, ये क्या हो जाता है? 2 साइन आर 2। तो साइन आर 2 का खुद का वैल्यू कितना हो गया? साइन 90। साइन 90 का वैल्यू चेक कर लेना। 1 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू कितना आएगा? 2/3 ना? 3/2 ये ऊपर चला जाएगा। सो साइन 0.66 का इनवर्स ढूंढना है। जस्ट चेक दैट वैल्यू कितना आ रहा है? R2 0.66 41.8 आ रहा है शायद से। 41.3 आ रहा है। बाद में लिख लो चलेगा। जस्ट हेल्प मी विद दिस। आगे यहाँ पे भी सेकंड बेंच 41. ओके तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं R2 will be equal to IC। हाँ वही कर रहा हूँ sin IC is equal to 1 by वही कर रहा हूँ। वही है। सॉरी बस मैं कुछ करूँ यहाँ पे। टेल मी वन सिंपल थिंग, A विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। A का खुद का वैल्यू कितना है? 60। R1 प्लस 41.3, तो R1 का वैल्यू कितना आया? 19.7। ठीक है, सॉरी 18.7। सॉरी, अब यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू ये R1 हो जाता है ना, दिस वैल्यू इज साइन म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R1। यहाँ तक ठीक है? बोलो ना। ठीक है ना, मैं अप्रोक्सीमेटली वो देख लो कितना है। ठीक है, 41.7 41.8 में भी चलेगा, 2 डेसिमल। ठीक है, ओके। म्यू विल बी इक्वल टू 3/2 साइन आई, जो वैल्यू मुझे पता नहीं, साइन 18.7। एवरीवन कैलकुलेट साइन 18.7, साइन इनवर्स नहीं है, साइन 18.7 चेक कर लेना। नेचुरल साइंस में लिखा रहेगा, लिखो मत जस्ट हेल्प मी विद दिस। 0.32 आ रहा है, इक्वल टू 3/2 0.3206। ठीक है, सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस थिंग, कैन आई राइट दिस एज 0.48 रफली। इसका आई देख लेना कितना आ रहा है? 28.7। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? देन I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपको वैल्यू आ जाएगा। I पता है, E पता है, A 90 है, रहेगा पता नहीं। समझ में आया? फिर भी कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। 58.7 दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्स। तो डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू 58.7 एंड डेल्टा मिनिमम केम आउट टू बी
37 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है 2। सो कैन आई से डेल्टा विल लाई बिटवीन दिस टू वैल्यूज, याद रखना है आपको ये चीज, ठीक है। ओके, डेल्टा मिनिमम के लिए हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा मैक्स के लिए ए का वैल्यू 90 हो जाएगा, पक्का सेम जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था, बट नाउ वी आर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पार्ट। ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। ओके, इसके बाद देख लेंगे हम लोग, हो गया बाकी है? लिख लो लिख लो। यस, क्या उसके बियॉन्ड अगर चला गया तो मुझे बताओ सेकंड पार्ट से ये बाहर आने वाला है क्या? तो जो भी हम लोग के फॉर्मूले वैलिड रहेंगे क्या? R1 और R2 तक वैलिड रहेंगे, यस, बट ये तो बाहर नहीं आ रहा ना अभी। ओके, शैल आई कंटिन्यू एवरीवन? चलो, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है, मेंस मार्क कर देना एंड गो अहेड। फॉर दिस यू वोंट रिक्वायर एनी लॉग बुक, ठीक है। बुरा क्यों लग रहा है? नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें आएगा ना और एक बार, हाँ करेंगे हम लोग, डोंट वरी। क्या गाइड 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 चलेगा चलेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। डेल्टा मैक्स मतलब कंडीशन सेम हो गया, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, ध्यान रखना ई का वैल्यू 90 है। उल्टा सॉल्व करते जाना है वापस, बोलो ना। ई का वैल्यू 90 है, पहले आपको वैल्यू आएगा R2 का, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 का वैल्यू आ जाएगा R1 म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R1, I का वैल्यू आ जाएगा I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। I कितना आ रहा है? डेल मिनिमम, डेल मैक्सिमम, मिनिमम भी पूछा है क्या? मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है ना? नहीं, सिर्फ I का वैल्यू पूछा। बेसिकली I पूछा है एट डेल्टा मैक्स, डन, डोंट वरी, जितना आता है कर लो, वरना लास्ट में तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा। बट आया है, बाकी के बैचेस में लोगों को आया है ये सब, तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है, ईगो पे ले लो और सॉल्व कर लो। बाकी के बैचेस में आंसर आया। और मैं एक चीज और एक बता देता हूँ, आई का जो वैल्यू है वो एक स्टैंडर्ड एंगल आ जाता है। गैस मत करो अभी, गैस मत करो, गैस मत करो, मैंने बोला पहले गैस मत करो। क्या है? गालियां नहीं देते? क्या हो गया? एवरीवन concentrate on the sun. क्या हो गया? ये 90 डिग्री क्यों है वो नहीं समझा। ओके ठीक है, यहाँ पे देखिए, बट मैं आंसर बता ही नहीं रहा। फॉर प्रिज्म ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड म्यू, ये म्यू है, म्यू इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दिया है। फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ द इंसिडेंस सो दैट द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होना ही चाहिए, उसके लिए मतलब ऐसा कोई एंगल जहां पे जस्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ई का वैल्यू 90 हो जाएगा ना, सेम लास्ट सम की तरह। यहां से लाइट बाहर आना ही चाहिए, मतलब ई का वैल्यू जस्ट बाहर आ रहा है तो 90 हो गया ना, उससे जो भी वैल्यू रहेगा क्या आ गया। आई का वैल्यू कितना आया 30, एक्सेलेंट। आई का वैल्यू अगर 30 आया तो डेल्टा आ जाएगा। E is equal to 90 डिग्री, हाँ या ना। Now mu is equal to, do not talk. Can I write this as sin E by sin R2? Yes. यहाँ तक ठीक है। Not talk everyone, everyone look here. जैसे लास्ट हम सॉल्व किया था वैसे ही है। √7 by √3 is equal to sin 90 divided by sin R2. तो sin R2 का मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, it will be equal to √3 by 7 या √3 by 7 ऐसे लिख देता हूँ मैं एक साथ, ठीक है।
cos R2 कितना आ जाएगा? अब ये cos क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ आपको शॉर्टली पता चल जाएगा, बट फिलहाल के लिए लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos R2. सो ये आ गया R2, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/√7. आप इसके बिना भी कर सकते हो, नॉर्मल आप ट्रिको लगाओ वैसे भी कर सकते हो, बट ट्रायंगल से फटाफट हो जाएगा. कैन आई राइट दिस एज √3/√7? यहाँ तक ठीक है. ये साइड कितना आने वाला है? √7 का स्क्वायर 2. पक्का? अब देखते हैं, इसका कुछ तो एक फायदा है, हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है. कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? A. सो R1 प्लस R2 ऐसे ही रहने दो, विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 माइनस R2, हाँ ना, उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है. उसके बाद लास्ट हम लोग को I का वैल्यू चाहिए ना, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. क्या नहीं होता फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू, फटाफट बता देना क्या आ जाएगा? sin I डिवाइडेड बाय sin R1. अब यहाँ पे देख लेते हैं, sin I डिवाइडेड बाय sin, कैन आई राइट दिस है 60 माइनस R1 R2. जब तक ठीक है. म्यू का वैल्यू कितना आ गया? √7/3 इज इक्वल टू sin I पता नहीं कितना है डिवाइडेड बाय, कैन आई राइट दिस पार्ट एज sin 60 cos R2 माइनस cos 60 sin R2. बराबर है ये. √7/3 विल बी इक्वल टू sin I डिवाइडेड बाय sin 60 का वैल्यू √3/2, cos R2 कितना आया? 2/√7 माइनस cos 60 हाफ, sin R2 का वैल्यू कितना आया है? √3/7. पक्का? यहाँ तक ठीक है? बोलो. मैंने गलती की. देखते हैं, लेट में फिर मैं देख लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है. एक सेकंड देखिए. 7/3 क्या ऐसे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 माइनस हाफ कितना होने वाला है? हाफ. बाकी सब तो टर्म कांस्टेंट ही है. सो कैन राइट दिस हाफ इनटू, ये ऊपर ले लेता हूँ मैं, √3/7 इज इक्वल टू sin I. sin I का वैल्यू हाफ. I विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. बाद में I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा. ठीक है. 60 आ रहा है. और मैंने क्या किया, मैंने वो रिफ्लेक्टेड हीट, तो मैंने sin IC का वाला फॉर्मूला सेम ही है. sin IC का ही वही है. रॉन्ग है ना वैसे, कैसे रॉन्ग हो गया? E का वैल्यू 90 है ना. और रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए वही फॉर्मूला होता है ना, म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC होता है ना. कैन वी कंटिन्यू विद दिस? 60 सेकेंड सम ये वाला, ठीक है. इसको मैं, ये क्वेश्चन को मैंने स्लाइटली चेंज किया है. सॉल्व दिस. A ray of light is incident on the face of a prism mu is equal to 1.5 at an angle of 59 डिग्री. मैंने स्लाइटली चेंज किया. लास्ट सम थोड़ा इजी था तो ये थोड़ा सा मैंने 1 डिग्री आगे पीछे कर दिया, ठीक है. सो 60 आपने लिखा रहेगा. नाउ इट इज 59 एंड 61, ठीक है. सो इफ आई कंसिडर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 59 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू इज इक्वल टू sin I बाय sin R1. वैल्यू किसका आ जाएगा? R1. A इज इक्वल टू R1 प्लस वैल्यू किसका आ जाएगा? R2. वैल्यू म्यू इज इक्वल टू sin E बाय sin R2. We will get the value of sin, we will get the value of E. Then I plus E is equal to A plus delta. फटाफट सब्स्टिट्यूट करके देख लेना कितना आ रहा है. A. Refracting angle of prism is A. एक सेकंड एवरीवन लुक हियर. बाय लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, देखो मैं दोनों साइड से ये सॉल्व करके बताता हूँ. अगर मैं यहाँ पे ये I लेता हूँ या R1 ले रहा हूँ, सो म्यू इज इक्वल टू sin I बाय sin R1. हाँ बराबर है ये. एंड म्यू इज इक्वल टू sin E बाय sin R2 ना. तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया? 3/2 ना. कितना दिया? 1.5 इज इक्वल टू sin E बाय sin R2. और अगर आप ये यही डायरेक्शन में कंसिडर करते हो तो μ2 पहले एयर का लगेगा, फिर वाटर मतलब ग्लास का लगेगा. 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है. एक सेकंड.
क्वेश्चन में और एक पूछा है, सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। इज देयर एवरीवन, इज देयर एनी अदर एंगल वेयर द सेम थिंग इज ओबेड? यस। कहाँ पे? एक्सचेंज कर देंगे वैल्यूज। मतलब जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 59, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 59 था तभी एंगल ऑफ इमरजेंस आया मुझे 41, ठीक है जो भी है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 59 था तब एंगल ऑफ इमरजेंस आया 41, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 41 हो जाएगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होने वाला है 59। सामने वाला जो फेस है उसके ऊपर अगर मैंने सिल्वर कर दिया, इट विल एक्ट एज अ मिरर, राइट? इट विल एक्ट एज अ मिरर, राइट? एरिया लिखिए, लॉगबुक नहीं लगेगा इसके लिए, मेरे को तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा। एवरीवन लुकिए नाउ, you have to calculate the angle of, क्या पूछा है? deviation। इक्विलैटरल प्रिज्म है, आप डायग्राम गलत है। एवरीवन लुक हियर, डायग्राम इनकम्प्लीट है। डायग्राम मुझे बता देना, इनकम्प्लीट है। आगे भी कुछ तो होगा, देखते हैं। एवरीवन लुक हियर, जिसको आ रहा है दे कैन कंटिन्यू। मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ, डायग्राम ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें तो आपको आ ही जाएगी। 20 नहीं, कोई ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू ही आ रहा है। अरे सर हमने सीधा म्यू का ही वैल्यू मतलब बोला है। देखते हैं। एवरीवन लुक हियर, दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, आराम से देखते हैं। कैन आई से द इंसिडेंट रे विल बी गोइंग समवॉट लाइक दिस, with this being the angle of incidence, okay, angle of incidence being, it will be कितना आ जाएगा 45 डिग्री, पक्का। so angle of incidence is equal to 45 डिग्री, ठीक है। तो angle of refraction निकाल देते हम लोग। can I use the formula mu is equal to sin a by sin r, sin 45 divided by sin r, so sin r will be given by 1 by रूट 2, और ये खुद म्यू भी रूट 2 है। कितना आ गया यहाँ पे 2 है सर म्यू। एंड म्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, आपने पढ़ा। म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलो इसके बिना भी हो सकता है। देखो, देख लेते हैं। एवरीवन देखते हैं। अरे देखते तो है। एवरीवन चलो, एवरीवन लुक हियर, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर, चलो। तो अभी ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है, ठीक है ना, चलेगा। रूट 2 नहीं है, क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। लाइट रे विल गो समवॉट लाइक दिस, पक्का। यहाँ पे ये आ गया, कितना आ जाएगा मेरे पास, इट विल बी इक्वल टू R1 ले लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। नाउ दिस साइड इज सिल्वर्ड, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर देखते हैं ना, यहाँ पे देख लेते हैं। सो द लाइट रे विल ट्रेवल समवॉट लाइक दिस एंड दिस साइड इज सिल्वर्ड। सो कहने से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, पक्का। 180 डिग्री है, पता नहीं मुझे। कैन आई राइट दिस एज R एंड दिस एंगल यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर, यहाँ के आगे भी एक रिफ्रैक्शन होगा, बट फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने दो, पक्का। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज R। सो ये कितना आ जाएगा, इक्विलैटरल प्रिज्म है ना। सो इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल ओवर हियर, कैन आई राइट दिस पार्ट एज 60 माइनस R। A is equal to R1 plus R2 ना, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है। R2 तक तो मैं कर ही सकता हूँ ना, आगे ये रे बाहर नहीं जा रहा है तो मैं इमरजेंस का नहीं लगा सकता। इसलिए मैं बोला कि वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। R1 plus R2 तो एप्लीकेबल है ही ना, तो I plus is equal to A plus डेल्टा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इमरजेंट यहाँ से हो नहीं रहा। दोनों सेम आ गए क्या, पता नहीं मुझे, देखते हैं। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ओके।
कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एस, कितना आ जाएगा, ये वापस 60 माइनस आर आ जाएगा, ओइंग टू विच प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कैन आई से दिस, एक सेकंड ना, कैन आई से दिस एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, पक्का. ये 90 तो नहीं है, ये मुझे पता नहीं. यस ये मुझे पता है, 90 माइनस 60 माइनस आर कितना होने वाला है, 30 प्लस आर. दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस आर कितना होने वाला है. कहने से ये नॉर्मल आर है और नॉर्मल के साथ, सो कहने से नॉर्मल, अभी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे जब 45 था ये आर हो गया, तो ये आर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45. नहीं बट प्रॉब्लम देखना, ये 45 डिग्री प्योरली वाई एक्सिस के साथ है, ये जो 45 वो एक्स एक्सिस के साथ नहीं है, नहीं है ना एक्स एक्सिस के साथ, पक्का. तो सबसे पहले तो हम लोग एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल निकाल देते हैं, पक्का. सो इट विल बी इक्वल टू, कैसे आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है. एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो मैं यहाँ पे y और x मार्क करके ले लेता हूँ, ठीक है. ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ यूज था क्या यहाँ पे, नहीं, ठीक है. तो √2 करो या मत करो, आपको सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है. कहने से ये वाला एंगल है 45 डिग्री, पक्का. अब इसका एक्स एक्सिस के साथ हम लोग का एंगल निकालना है, पक्का. ओके मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसे निकलेगा इसका. कैन आई राइट दिस पार्ट एज 60 डिग्री, ये 60 है ना. कैन आई राइट दिस एज 45, पक्का पक्का. ये 45 हो गया, ये कितना हो जाएगा 120. तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया 15. इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ऐसे कुछ हो जाएगा 150 डिग्री हो गया ना. बोलो ना, मुझे आया √21 माइनस 1 माइनस 30 √2/2. क्या क्या क्या. सबसे पहले तो 30 निकलेगा ही नहीं, कैसे आएगा √2, अरे डेल्टा में √2 कहाँ से आएगा. कुछ तो गलती. बहुत कुछ गलती हो गया. बोलो ना. क्यों हम लोग ने डायरेक्ट 45 नहीं किया, मतलब इधर से 45 आया तो बट ये एक्स एक्सिस के साथ 45 पे नहीं है ना, तो नॉर्मल के साथ 45 पे. ओके. तो बट हम लोग ने ये एंगल 45 क्यों लिया, कौन सा हमने जो एक्सटेंड किया परपेंडिकुलर नॉर्मल है ना, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा ना, पक्का. डेल्टा आ जाएगा 150 डिग्री. यस जैसे कर रहे हो वैसे आएगा, ऐसे इंडिपेंडेंट. किसका आया ये आंसर, पहले ही आ गया था, चलेगा. मेथड अलग रहेगा, मेथड बहुत सारे मेथडोलॉजी से आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है. ऑप्टिक्स में आपको टोटल ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स जितना ऑब्जर्व्ड है कम से कम 3 से 4 सम आते हैं. तो अभी वो किस में से आएगा वो गारंटी नहीं होता, जनरली इट इज, हाँ जनरली नॉट नेसेसरी. ऐसा भी है कि एक भी ना कोई इसमें तो शिफ्ट में सिर्फ पूरा मैकेनिक्स से, पूरे मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं. पॉसिबिलिटी है, चलेगा कब आती नहीं है ना, उन लोग के हिसाब से वो लोग देंगे. सो नहीं बट श्योर शॉट नहीं होता. आई होप सो यू अंडरस्टैंड विद दिस. सिर्फ ज्योमेट्री है, इसलिए ये चैप्टर का नाम भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ठीक है. कैन वी प्रोसीड, ये बहुत सारे बुक्स में देखा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो ना फटाफट, देख लो वरना देख लो साइड में, यहाँ पे देख लो. अरे भरोसा है कि नहीं है, भरोसा है कि नहीं आप पे, हाँ तो देख लो ना, देख के लिख लो. एवरीवन चलिए प्रोसीड, चलो यहाँ पे देखते हैं. चलो बहुत टाइम हो गया. बहुत ही ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बिना क्वेश्चन लिखे आपको समझेगा नहीं. एवरीवन आपको बिना क्वेश्चन पढ़े समझेगा ही नहीं कि कैलकुलेट क्या करना है. ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा.
हाँ ऐसे ही होता है। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना अपने दो सम के लिए लॉग बुक लाया? और मेरे पास सिर्फ 25 रुपीज़ सर। आपने 6 मंथ मैकेनिक्स पढ़ के उसमें से अगर एक सम आया तो सर मेरे पास सिर्फ तभी आप यही बोलोगे 6 मंथ करके क्या फायदा? हाँ वो तो आपको पता नहीं ना, दोस आर द ऑड्स। और आते हैं मैकेनिक्स से सिर्फ 2 सम पूरे JEE में आ सकता है, या आया भी है, ये शिफ्ट में भी ऐसे हुआ है। क्या ट्रैफिक में 31-32 हो जाता है स्टेशन पर। जैसे 25 हो जाएगा ना उतर जाए, नहीं 26 है ना, 6 से आओगे 1 रुपये ले लो किसी से, घर पे जाना जैसे 26 होगा अभी मैंने बहुत फाइट किया है। देखो 7 रुपीज़ में आपका कितना मीटर जाओगे, मैं थोड़ा कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर। मुझे नॉर्मली आने में 120 जाते थे, अब 130 26 रुपीज़ होगा ना, 23। लॉकडाउन के पहले हाँ मुझे 18 आ रहे 50 पे आ रहे 16 नहीं आता। मैंने स्टार्टिंग में किया था तभी 9 रुपीज़। क्या है इसमें, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। एवरीवन क्वेश्चन लिख दिया सबने, ऑप्शंस के साथ लिख लो, ऑप्शंस के साथ, तो उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ऑप्शंस के साथ आपको क्वेश्चन लाया। क्या आंसर, मतलब मिनिमम डिविएशन आ रहा है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 डिग्री, मिनिमम डिविएशन इज ऑब्टेन्ड एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 25 डिग्री, oh sorry 31 degree. Now the angle of incidence changes to 25. What will be the angle of emergence? नहीं नहीं है, कितना हो गया, और कुछ बाकी नहीं है। बट क्यों? नहीं 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 नहीं, हाँ भी लॉजिकली, बट और एक चीज है उसमें, ऐसे वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये भी ठीक है, बट उसमें एक छोटा सा फ्लॉ है, मैं बताता हूँ क्या। गुड, बट आंसर सही है, तो मैंने एलिमिनेट किया इसलिए तो नहीं आया ना। देखिए यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, आंसर विल बी 39। कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ। इफ आई कंसिडर द ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई, तो मैंने आपको एक चीज आपको बताया था, ये जो ग्राफ है वो ज्यादा राइट की टुवर्ड्स बेंड होता है, करेक्ट? सो टेल मी वन सिंपल थिंग, एट 31 डिग्री आई एम ऑब्टेनिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिविएशन, करेक्ट है? तो मुझे बताओ, इफ दिस इज इक्वल टू 25 डिग्री, द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमरजेंस विल बी समवेयर ओवर हियर। तो ये जो गैप रहेगा, इसका गैप कितना है? 6। दिस गैप विल बी ग्रेटर देन 6 और स्मॉलर देन 6, ग्रेटर देन 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 37। 37 से बड़ा वाला एक ही है, कौन सा है? 39 डिग्री। इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ये मैंने लास्ट टाइम को बताया भी था, ऐसे नाइकी का सिंबल टाइप है। ग्राफ करेक्ट कर लो अगर इनकरेक्ट है तो, वरना तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। इजी है। और एक लॉजिक क्या है यहाँ पे, मैथमेटिकली आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ना, तो ये दोनों का एडिशन जो होगा वो इससे ज्यादा ही होना चाहिए। सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला तो सिंपल है ना। यहाँ पे देखो ना, ग्राफ राइट में डिवेट होता जा रहा है ना, तो अगर राइट में डिवेट हो रहा है तो दिस गैप शुड बी मोर देन दिस गैप। देखो ना, तो ये 6 है, 6 से बड़ा होना चाहिए, 37 से बड़ा वाला वैल्यू। एग्जैक्टली आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको म्यू वगैरह के वैल्यूज लगेंगे। जस्ट एन सेकेंड से कैसे किया मैंने, यहाँ पे देखो, डेल्टा मिनिमम के लिए कहना इसे, ये तो कांस्टेंट होता है, इसका एडिशन मिनिमम हो जाना चाहिए, ओके? और मिनिमम मतलब जब भी आई और ई दोनों क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट, सेम हो जाएंगे। सॉरी, आई और ई यहाँ पे सेम है, तो मतलब कितना आ गया? 62 आई प्लस ई। तो डेल्टा मिनिमम से ऊपर वाला कोई भी आप डेल्टा लो, द एडिशन शुड बी ग्रेटर देन 62, तो 25 प्लस समथिंग,
एक ही ऑप्शन, वो थोड़ा फिर वो मैथमेटिकल हो जाएगा, ग्राफ से समझना ज़्यादा ईजी है। सर मतलब आपने 39 जैसे वही आपको 31 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे गैप 6 का है ना, 31 प्लस 6 37, उससे बड़ा वैल्यू एक ही है, ठीक है, ओके। अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट डाउन। हाँ मस्त है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अच्छा ओके, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्वेश्चन अच्छा पूछा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 39 देते थे, मतलब मैं इसको ये ऑल्टरनेट क्वेश्चन को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, मतलब ये 31 से ग्रेटर हो गया, सो दिस वैल्यू शुड बी स्मॉलर देन 6, मतलब गैप शुड बी स्मॉलर देन 6, तो मतलब जैसे कि 25 से 31 के बीच का कोई भी एक नंबर रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए ना गैप, मतलब 26, 27, 28 डेसिमल्स में भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है इंटीजर ही है, ठीक है, ये समझ में है। अच्छा एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट डाउन एवरीवन, हो गया ना पक्का ये, एक से ना या फिर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ओके राइट डाउन, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, लाइट रे इज इंसिडेंट इन एयर, light ray is incident in air, light ray is incident in air, उसके आगे it enters, अभी लिखना मत बट मैं क्वेश्चन में दिया है वैसे, it enters a set of 3 prisms, ओके, और ये तीनों प्रिज्म राइट एंगल पे, मीन्स जो एंगल है, एंगल ऑफ द प्रिज्म तीनों का राइट एंगल है, ठीक है, उसके आगे लिख लो, इफ इट सफर्स zero deviation, if it suffers zero deviation, calculate या establish a relationship between mu1 mu2 and mu3, establish a relationship between mu1 mu2 and mu3, एक्चुअल आंसर में mu2 इज इक्वल टू समथिंग समथिंग mu1 और mu3 के टर्म्स में आता है आंसर, ठीक है, मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ, mu2 इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ mu1 एंड mu3, ये आंसर है आपका, ये ऑप्शन है, बट ऑप्शन में अभी आपको नहीं बता रहा, गो अहेड। बोर्ड पे जो मैंने एंगल्स लिखे वो सही है, ये थीटा में ले लेता हूँ, मुझे पता नहीं थीटा कितने, वो भी मुझे एलिमिनेट करना ही पड़ेगा आगे जाके, बट फिर भी मैं थीटा ले रहा हूँ, या R1 ले लेता हूँ, ये 90 माइनस R1 हो जाएगा, क्योंकि A प्लस R1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो लेट दिस इक्वल टू R2, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस R2, सिमिलरली R3, तो दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस R3, लास्ट वाला 90 माइनस थीटा है, वो समझ में आया, यस, अगर नहीं समझ में आया तो मैं वो भी एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ, मैं एक सिंगल प्रिज्म ले लेता हूँ, यहाँ पे ये थीटा ले लेता हूँ, ये डिविएट होके वापस ऐसे ही जा रहा है, तो ये मुझे पता नहीं है, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, तो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज I प्लस ई इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, I का वैल्यू कितना है थीटा, इमरजेंस पता नहीं कितना है, एंगल ऑफ ये 90 डिग्री है, डिविएशन 0 का है ना, क्वेश्चन में ही मेंशन किया है, फाइनल डिविएशन 0 का है, तो एक ही प्रिज्म में अगर मैं निकालूं तो E का वैल्यू 90 माइनस थीटा, यहाँ तक क्लियर है, ओके अभी देखते हैं एंगल्स, तो यहाँ पे क्लियर कट हो गए, ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मैं ऐसे बोल नहीं सकता हूँ, रूट वगैरह में आते हैं, रूट स्क्वायर, सो लुक हियर एवरीवन, लुक हियर, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज mu1 sin I will be equal to mu2 sin R, ओके, ये मैं हर एक पार्ट पे लगाता हूँ, फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, लेट दिस बी द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, mu1 कितना है, एयर का 1 आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू mu1 sin R1, यहाँ तक ठीक है, आपने बस ये रेशो में लिखा है, मैंने बस ये साइड में लिखा, बस उतना डिफरेंस हो जाए। अच्छा ये सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिखूं मैं,
म्यू वन कितना हो गया, म्यू1 साइन कितना 90 माइनस आई विल बी इक्वल टू म्यू2 साइन R2, करेक्ट, दैट इज म्यू1 कॉस आई विल बी इक्वल टू म्यू2 साइन R2, पक्का। यहाँ पे देख लो, यहाँ तक ठीक है, ओके ध्यान देते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली फॉर द थर्ड रिफ्रैक्शन कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज लाइट, हाँ ये R1 होना चाहिए ना, वो I 90 माइनस R1 कहाँ पे, सेकंड लाइन आपने जो बताया। हाँ सॉरी ना R1 यहाँ पे उल्टा लिख दिया, म्यू1 साइन R1 यहाँ पे आएगा ना, कॉस R1, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, साइन 90 माइनस R1 कॉस R1, यहाँ तक ठीक है। तो म्यू2 इनटू साइन R नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, साइन 90 माइनस R2 आ जाएगा ना, विल बी इक्वल टू कॉस R2, सेम जो यहाँ पे आया, इज इक्वल टू म्यू3 क्या आ जाएगा, साइन R3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फोर्थ रिफ्रैक्शन, 1 2 3, फोर्थ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कहीं पे तो हो जाएगा, वापस म्यू3 क्या आ जाएगा, कॉस R3, पक्का, इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एयर में जा रहा है ना, कितना आ जाएगा 1 साइन 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। पहले ये 4 इक्वेशन देख लेना, ये आपने शायद से रेशियो में लिखा रहेगा, ये 4 इक्वेशन किसको आ गए, रेशियो में भी चलेंगे, ठीक है। अभी इसके आगे देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, यहाँ तक ठीक है। देख लो कुछ इक्वेशन में गड़बड़ हुआ रहेगा तो सो एक डाउट है, बोलो ना। आपको कैसे पता कि रे उस डायरेक्शन में ही बेंड होगा, क्या 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 क्या, आपको कैसे पता कि रे उस डायरेक्शन में ही बेंड होगा? किधर भी बेंड होने दो ना, उससे क्या मतलब है, ये ऊपर रहने दो या नीचे रहने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने बस ऐसे ही रफ डायग्राम निकाला, वो रहने वाला 90 माइनस R1 ही होगा, अगर उससे ज्यादा हो गया तो पास ही नहीं हुआ तो सेकंड ये साइड से वो इमरजेंट नहीं होगा। हाँ यस, एवरीवन जस्ट पे अटेंशन टू इक्वेशन नंबर 1 and 4 करंटली। मुझे देखो सब R1 R2 सबके वैल्यूज हटाने हैं, ठीक है, वो मेरा मेन टारगेट है। स्क्वायर करना सबसे इजी है वैसे भी, टाइम करोगे तो फिर भी तो बच जाएगा ना, स्क्वायर करके ऐड कर लूं, टर्म ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं ऐड कर लूं तो कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज म्यू1 स्क्वायर साइन स्क्वायर R1 प्लस म्यू3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर R3, यहां तक ठीक है। मैंने क्या किया, आई हैव स्क्वायर्ड एंड एडेड इक्वेशन नंबर 1 and 4, पक्का। पहले तो इतने टर्म्स मैंने स्क्वायर करके ऐड कर लिए हैं, पक्का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, एंड देन RHS में क्या बचा, म्यू1 स्क्वायर साइन स्क्वायर R1 म्यू3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर R3, यहां तक ठीक है। नाउ आई हैव टू इंट्रोड्यूस म्यू2, सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज म्यू1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर R1 प्लस म्यू3 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर R3, पक्का। अब देखते हैं, कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर R1 प्लस म्यू3 स्क्वायर माइनस म्यू3 स्क्वायर साइन स्क्वायर R3, यहां तक ठीक है। ओके, अब देखते हैं, 1 इज इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर कॉस R1 क्या है, म्यू कॉस R1 क्या है, म्यू2 साइन स्क्वायर R1, म्यू2 स्क्वायर साइन स्क्वायर R1 R2, ओके। मैं पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ रख देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव टर्म को पहले एक साथ रख देता हूँ। सो म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू3 स्क्वायर माइनस, हाँ अभी देख लेते हैं, म्यू1 स्क्वायर इसको क्या लिखूँ मैं, म्यू2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर R2 प्लस इसका वैल्यू क्या है, सॉरी साइन स्क्वायर R2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू2 स्क्वायर साइन स्क्वायर R2, बराबर है ये,
ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, μ1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर r1 का वैल्यू, μ1 cos r1 का वैल्यू μ2 sin r2 लिखा है जो यहाँ पे लिखा है, ओके। एंड सिमिलरली μ3 स्क्वायर sin स्क्वायर r2 कितना है, μ3 sin r3 कितना है यहाँ पे, μ2 cos r2, यहाँ तक ठीक है, अब उससे जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। मेरे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होने वाला है 1, सो 1 इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, सो फाइनली इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सो μ2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर माइनस 1, सो μ2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर माइनस 1। μ1 cos r1 का जो वैल्यू है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने थोड़ा आगे पीछे लिखा है, इसका वैल्यू ये है ना, और इसका वैल्यू ये है, मैंने थोड़ा आगे पीछे लिखा है, μ3 sin r3 ये है ना। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द कंडीशन फॉर द प्रिज्म, ठीक है, बहुत इजी सा पार्ट है ये। एंड मेजरली दिस पार्ट, ये पार्ट में मेजरली द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम इज जस्ट द कंडीशन, ओके, ठीक है। If you can just by heart the conditions, you will get the answer, ठीक है, उतना ही पार्ट करना है आपको, और कुछ आपको एडिशनली नहीं करना है, ओके। शैल वी प्रोसीड? नहीं, बाहर करना इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, बिकॉज द कंडीशंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट कंडीशन ओवर हियर इज, सो क्या हो गया, okay everyone look here now, so the first, please not talk everyone, okay, so the first condition goes somewhat like this: relation between the prism angle A and critical angle C या IC such that the ray will always show TIR or will always undergo TIR, okay। So if I consider a prism, not talk now, this is the angle of the prism, ठीक है, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, नॉट राइट एनीथिंग, ओके एवरीवन लुक हियर, मैं नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो, इजी सा पार्ट है ये। I want to design this prism in such a way that the ray always undergoes TIR at this face, obviously ये face पे तो नहीं है TIR undergo करेगा, okay, so it will undergo TIR at the face, let us say AC, ठीक है, R2 has to be okay, greater than C. yes, excellent, so can I say R2 के values बहुत सारे हो सकते हैं, okay, there will be variable values of R2, उसमें से कोई भी R2 का वैल्यू should be greater than IC, R2 के वैल्यू तो बहुत सारे हो सकते हैं, so can I say this value should be greater than IC, okay, can I write down the condition as R2 का जो मिनिमम वैल्यू होगा for any value angle of incidence should be greater than IC, ये समझ में आ गया, for any angle of incidence the angle of incidence is such that R2 का जो वहाँ जहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है it should be greater than IC, ये समझ में आ गया, okay, yes, so can I write down this part as A is equal to क्या आता है, फटाफट बता दो, R1 plus, so tell me one simple thing, A is constant, so can I say R2 will be minimum, so R1 will be, so can I say that R1 का maximum value कितना होता है, पहले तो वो समझ के चलते हैं, what is the maximum value of R1, ये घुमाते बैठेंगे, नहीं है, सोचो थोड़ा सोचो, अरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेस, नहीं जीरो, कैसे, मैक्सिमम मिनिमम जीरो है, 90 minus I. IC राइट, क्रिटिकल एंगल, मुझे बताना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इफ इट पासेस थ्रू द नॉर्मल व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, if this incident ray passes through the normal what will be the angle of incidence, 0, angle of refraction will also be equal to, जब I minimum होगा तभी R1 भी क्या हो जाएगा, minimum, now I want maximum value of R1, so it should be the maximum value of I, maximum value of I कितना possible है,
आई का कितना है 90, आई जब ये 90 हो जाएगा तब ये क्रिटिकल एंगल हो गया ना, तो R1 का मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू IC, ये समझ में आ गया पक्का। सो R1 विल बी इक्वल टू IC, A इज इक्वल टू, एक सेकंड, R2 का मिनिमम वैल्यू, R2 का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज A minus IC, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज A minus IC विल बी शुड बी greater than IC, so A is greater than 2IC. yes, greater than IC, so A should be greater than 2IC, ठीक है। कॉपी डाउन दिस थिंग और सेकंड कंडीशन आप खुद ही लिखोगे, बोलो। I1 max नहीं, R1 max है। R1 max के लिए एवरीवन वो समझ में, R2 का मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन IC, फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन सबको समझ में आ गया, लास्ट में भी ठीक है। R2 का जो मिनिमम वैल्यू होगा इट शुड बी ग्रेटर देन IC, ठीक है। R2 के उसके ऊपर के जो वैल्यूज रहेंगे, फर्स्ट वैल्यू भी ओके। मुझे बताओ R2 के बहुत सारे वेरिएबल वैल्यूज होते हैं, R2 का वैल्यू सबसे पहले आता कैसे है, I से हम लोग म्यू इक्वल टू sin A by sin R1 पूरा उस स्टेप, फिर R2 आ जाएगा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आई वांट टू डिजाइन द प्रिज्म इन सच अ वे दैट, ठीक है, द रे डस नॉट एग्जिट द सेकंड फेज, वो चाहिए होना चाहिए, ऑलवेज शोज TIR, ठीक है। तो R2 के जितने भी वैल्यूज आएंगे, लेट अस से इट गोज फ्रॉम, तो R2 का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन IC, फिर ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद A इक्वल टू R1 प्लस R2, नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। उसके बाद देखते हैं R2 जब भी मिनिमम होगा, R1 मैक्सिमम होगा ना, इनइक्वालिटीज ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना हम लोग, पक्का। R2 जब भी मिनिमम, हाँ नहीं, हम लोग अभी प्रिज्म ऐसे ही डिजाइन कर रहे हैं कि हमेशा TIR होना ही चाहिए, वही कंडीशन है, ठीक है ओके। अभी यहाँ पे देखते हैं, अभी R1 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एवरीवन, R1 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जब भी I 0 है तभी R1 भी 0, तो I जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो वैसे R1 बढ़ते जाएगा, करेक्ट है। I जैसे ही मैक्सिमम हो जाएगा वैसे R1 भी मैक्सिमम, I का मैक्सिमम वैल्यू कितना 90, I जब भी 90 हो जाएगा R1 IC हो जाएगा ना, म्यू इक्वल टू sin A by sin R, sin I sin 90, तो IC हो गया ना पक्का। व्हाट विल बी द सेकंड कंडीशन, बोलो ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, हाँ R मिनिमम इज ऑलवेज ग्रेटर देन IC, जो ये मिनिमम वैल्यू होगा R2 का, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन IC। वो R1 के साथ कंपेयर मत करो, नहीं वो R1 मैक्स एक पर्टिकुलर कंडीशन आ गया, मतलब ये आ गया मेरा मतलब बेसिकली दिस गिव्स मी द कंडीशन कि लेटर से दिस कम्स आउट टू बी 30, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 के ऊपर आप कितने भी वैल्यू ले लो, ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है, मतलब ये पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ और ये रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। वैसे आप मत सोचो उस चीज को, मुझे समझ गया आप क्या बोल रहे हो, बट वैसे उसमें मत सोचो। R1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है IC, वो एक पॉइंट का कंडीशन हो गया, उसके लिए मुझे देखना R2 कितना आ रहा है, R2 कितना है वो पॉइंट पे A माइनस IC आ गया, और ये उठा के मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। तो IC का A का कंडीशन हम लोग को ढूंढना है, R2 का नहीं, ठीक है ओके। आई ऑब्जर्व, हाँ बोलो, व्हाट विल बी, अगर R2 लेटर से IC कम्स आउट टू बी 20 डिग्री, के एग्जांपल लेके चलते हैं, R2 कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 20, तो TIR हो जाएगा, ठीक है। सो R2 कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 20 डिग्री, तो R2 का मिनिमम वैल्यू 20 हो गया ना, अगर मैक्सिमम वैल्यू 20 हो गया तो फिर वो तो उल्टा कंडीशन हो जाएगा, ओके ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे. ओके, राइट डाउन सेकेंड. फर्स्ट कंडीशन ऐसा था कि हमेशा TIR होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा? मेरे शुड ऑलवेज पास. करेक्ट है. सो नाउ गुड. सो ओवर हियर मुझे बताना, सेकेंड कंडीशन आ जाएगा द रिलेशन बिटवीन A and C सच दैट द रे विल ऑलवेज क्रॉस, ऑब्वियसली ऑलवेज क्रॉस द सेकेंड फेस. नहीं, यस, कंडीशन लिख दिया. गए, बहुत गर्म हो रहा है इधर. हाँ. क्या आ जाएगा? पहला कंडीशन क्या आ जाएगा वहां पे? R मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन IC. R क्या आएगा यहाँ पे? R का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहना चाहिए? लेस देन IC. लिख दो मैक्सिमम ना, R2 का ही मैक्सिमम. R2 का मैक्सिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन IC, स्मॉलर देन IC. पूरा उल्टा लिख दिया आपने, तभी तो पास हो जाएगा ना. ठीक है, क्या आ गया आपके पास? A लेस देन IC. पक्का? अच्छा, R1 का, R2 का मैक्सिमम वैल्यू, तो R1 का क्या हो जाएगा? मिनिमम. और R1 का मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है? 0 ना. यहाँ पे देख लेते हैं. एवरीवन लिखिए. मुझे पता है इफ A इज वेरी स्मॉल, A का फॉर्मूला क्या हो जाता है? R1 प्लस R2. अभी देख लेते हैं फटाफट. एवरीवन लिखिए ना. A is equal to R1 plus R2. It is entering the first phase and exiting the other phase. So tell me one simple thing. अगर A बहुत छोटा सा है, so कहने से R1 and R2 are both very small. So over here R1 and R2 both approach 0. ठीक है. So over here can I also say I and D will also approach 0? म्यू का फॉर्मूला 2 आते हैं, sin I डिवाइडेड बाय sin R1, और it is equal to, can I write this as I by R? Because I and R both are very small. I के जगह पे मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे? म्यू R1. Similarly, can I also write this part as, let this be equation number 1, sin E by sin R2. It will be equal to E by R2. So can I also write E will be equal to mu R2. Let this be equation number 2. Now I plus E will be equal to A plus delta. इसको और एक तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बट ये भी चलेगा यहाँ पे. कैन आई राइट दिस पार्ट एज म्यू R1 प्लस R2. पक्का? इसको टू A प्लस डेल्टा. R1 प्लस R2 कितना होता है? A. कैन आई राइट दिस एज म्यू A माइनस A विल बी इक्वल टू डेल्टा. ये जो राइट हैंड साइड में A था उसको मैंने लेफ्ट में ले लिया. और विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा A इंटू म्यू माइनस. सिंपल सर, फटाफट लिख लो. This formula is only applicable if the angle of the prism is less than 10 degree. Generally 11-12 degree पे भी ये चल जाएगा, ऐसे कुछ hard and fast rule नहीं है. Not up. Shall I continue? आज prism complete करना है कुछ भी करके. हाँ, कितने मिनट में कितने स्लाइड्स बाकी पहले पूछ लेते हैं. नाइन. सर अगर जल्दी करना है तो जल्दी छोड़ोगे, अगर टाइम हो गया तो टाइम पे छोड़ोगे. नहीं, जैसे ही प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा यू कैन लीव दिस प्रिज्म. ठीक है, गुड. मतलब अगर हाइपोथेटिकली 10 मिनट में खत्म हो, तू हाइपोथेटिकली भाई कुछ अभी जो बनाया 2 मिनट खत्म तो आप घर पे जा सकते हैं. गुड. हाइपोथेटिकल जी डिस्काउंट हो गया. एवरीवन, शैल आई कंटिन्यू? फटाफट लिख लो. जल्दी आप सॉल्व करोगे यू कैन गो होम. पक्का. 9 स्लाइड्स और एक बार स्लाइड्स दिखा दो. कितने बड़े छोटे से स्लाइड्स. कितने क्वेश्चन? स्लाइड्स तो छोटे ही होते हैं, सॉल्यूशन बड़े होते हैं. क्वेश्चन देखिए क्या है. नहीं है एडवांस क्वेश्चन. एवरीवन, एडवांस का तो नहीं है इसमें. एवरीवन, कैन वी कंटिन्यू?
सब जल्दी करेंगे। सॉलिस एकदम इजी सा है। ना टॉप क्या आ गया 1.2। ठीक है, ये से बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपको समझने के लिए था। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे 9 स्लाइड आएंगे। ऐसे हाँ ऐसे चलेगा। अगर ये ऐसे ही क्वेश्चन सिखाने तो मैं सिखा दूंगा, मुझे क्या, बट JEE में नहीं आने वाला। ये तो बस आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था बस। हो गया। ये बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। ये वही चिल्ला। नेक्स्ट स्लाइड। हो गया ये रुकते ना हटे। नहीं कितना आया 1.2। यूनिट क्या रहेगा बाय द वे? डिग्रीज ना। ओके, डिग्री में हम लोग रख सकते हैं, बट वेन एवर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट साइन के टर्म्स में अगर हम लोग को लगेगा तो हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चैप्टर में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे वहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1.2 एवरीवन लास्ट में भी आ गया। ओके, लास्ट में ठीक। सॉल्व दिस। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको क्वेश्चन बड़ा दिखेगा तो एडवांस का हो जाएगा, या नहीं आएगा तो एडवांस का हो जाएगा। डायग्राम लिख के मतलब छोड़ सकते हैं, क्या लिखने की जरूरत चलेगा, मुझे कुछ इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर ढंग से लिखो। 70th क्वेश्चन पे ही है ना, चैप्टर में है 100 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे। 100 नहीं है शायद से, बट एडिशनल क्वेश्चन वगैरह मिला के 100 रहेंगे। इजी है क्वेश्चन। प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल। कितना है? एंगल ऑफ डिविएशन इज द एंगल मेड बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट रे। नाउ इज 178 कितने लोगों का आ गया? कितने लोगों का? इसी था ये आ गया लास्ट में। यहाँ पे देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म कैन आई राइट दिस एज a mu minus 1. So the angle of deviation produced will be equal to a is given as 4 degree. डिग्री का डिग्री में रहेगा, चलेगा, कुछ इशू नहीं है। म्यू इज 1.5 डॉट टॉक एवरीवन -1 0.5 2 आ जाएगा पक्का। नाउ दिस इज द एंगल मेड बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट रे। दिस इज द फर्स्ट रे एंड दिस इज द लास्ट रे। ठीक है, यहाँ पे देख लो। सो कैन आई से दिस एंगल विल बी 2 डिग्री। So can I say this angle will also be equal to 2 degree? Vertically opposite angles है ना? So can I say this angle will also be equal to 2 degree? Q. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So let me draw the axis over here. First ray is passing through the x-axis in the right-hand side direction. ये हो गया मेरा incident ray. Emergent ray is passing through or going in which quadrant? Traveling in which quadrant? Third. So can I say it is traveling in the third quadrant, making an angle of 2 degree with the x-axis. ये हो जाएगा ना मेरा angle of deviation, which is given as 180 minus 2, which is 178 degree का deviation. Yes. So look here. Whenever everyone look here. Now the refractive index depends on two things. Okay. So look here everyone, the refractive index depends on two things. The first is okay, so the first over here is the first over here is the material and the second will be the temperature. Okay, जो material का खुद का change हो जाएगा. Second it depends on is the color of the light. Color of the light, that is based on the frequency or wavelength. ठीक है, कलर इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, बट वेवलेंथ के हिसाब से यहाँ पे चीजें चेंज होते जाएंगी। ठीक है, सो द फॉर्मूला विल चेंज एज पर द टॉप लास्ट। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वेवलेंथ के हिसाब से चीजें चेंज होते जाएंगी। ठीक है, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस मुझे बताना, एकदम सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे वेन एवर द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, तो white light consists of how many colors?
इनफाइनाइट टेक्निकली, ठीक है। सो व्हाइट लाइट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स, तो फिर हम लोग 7 क्यों बोलते हैं? Because that is the वो 7 को मिक्स करके almost same range type. नहीं, एक्चुअली नहीं है ये रीजन। यस, सो एक्चुअली लुकिए, एक्चुअली द रीजन इज वेरी स्टूपिड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर आप 7 अगर आप प्राइमरी कलर्स भी देखोगे, आप पहले चीज तो आप प्राइमरी कलर्स को वैसे डिफाइन नहीं कर सकते। प्राइमरी कलर्स वर इनिशियली डिफाइंड बाय, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स वाज इनिशियली डिफाइंड बाय मैक्सवेल, ठीक है। तब तो हम लोग को पता ही नहीं था कि ये जो आरबीजी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एंड रेड, ठीक है। सो अगर आप देखोगे एवरीवन लुकिए, सो द 7 कलर्स वर फर्स्ट डिफाइंड बाय न्यूटन, ठीक है। न्यूटन वाज इनटू थियोलॉजी एट द टाइम, एंड थियोलॉजी पता है, थियोलॉजी बेसिकली मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसको थियोलॉजी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो एट द टाइम देयर वर सम 7 डीमंस या 7 एंजल्स, और उसके हिसाब से ही गेव द नंबर एज 7। दैट इज अ ट्रू स्टोरी बिहाइंड द 7 कलर्स। नहीं तो टेक्निकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स होते हैं। देखिए 7 डीमंस वगैरह कुछ तो थे, इसलिए उन्होंने बोला ये 7 कलर दिखाई देंगे। डीमंस कुछ तो होते, डीमंस या एंजल्स कुछ तो होते उसके हिसाब से, ओके। सो देखिए, सो एवरीवन लुक हियर, ठीक है। सो टेक्निकली इफ यू चेक, देखिए यू विल ऑब्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स, उसमें से हम लोग बोलते हैं कि ये 7 कलर्स है। 7 कलर्स कौन से होते हैं यहाँ पे? विबग्योर। कौन से विबग्योर में? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, पक्का। तो ये आपका 7 कलर्स हो जाएगा, पक्का, ठीक है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑफ वायलेट, ठीक है। याद रखना आपको, वायलेट कैरीज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड रेड विल हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको ये याद कैसे रखना है? विजिबल लाइट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ। सो यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है? यू हैव टू रिमेंबर 2 वर्ड्स। द फर्स्ट वन विल बी अल्ट्रावायलेट। वायलेट का मैक्सिमम है फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर का क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट। एंड रेड का मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे हो जाएगा इंफ्रारेड, ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, व्हेन दिस कलर्स पास थ्रू अ ग्लास स्लैब विल दिस कलर्स स्प्लिट, यस और नो? सो समझ के नॉर्मल रेक्टेंगुलर स्लैब, यहाँ पे देखते हैं, मुझे बताओ कि अगर व्हाइट लाइट अगर यहाँ पे स्लैब से पास होगा, सो समझ के बताओ। सो लिखिए, व्हाइट लाइट पास हो जाता है स्लैब से, क्या ये स्प्लिट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इफ आई कंसिडर एनी सिंगल रे, यहाँ पे आई है, ये आर है, तो ये वापस आई होने वाला है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल अगर आपके कलर्स रहते हैं, अगर कोई भी आप कलर ले लो, इट विल नॉट स्प्लिट। बट व्हाट इफ आई कंसिडर द प्रिज्म? प्रिज्म के लिए तो हर एक चीज अलग अलग हो जाएगा ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रहेगा, फिर भी फाइनल एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम ही था। बट अगर मैं रिफ्रैक्शन ले लूं इन अ प्रिज्म, तो क्या ये R1 और R2 सेम है यहाँ पे? नहीं, जरूरी नहीं है सेम हो सकता, हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है कि होंगे। तो R1 एंड R2 में भी डिफरेंट, बट यहाँ पे R सेम रहना कंपलसरी है क्या? हाँ, तो यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा। बट व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म विल द कलर स्प्लिट? यस। वो फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। नहीं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बोलो, वापस जुड़ जाएगा, मतलब वही बोलता है, अंदर अलग अलग हो जाएगा ना, R1 R2 R2, बट वापस R1 R2 R3 वापस सबका सेम हो गया ना, ठीक है। अंदर होगा, बट अंदर से हम लोग दिखता ही नहीं है ना अंदर का, ठीक है। सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एकदम इजी सा पार्ट है ये, ठीक है। सो आप लिखते जा सकते हो, ठीक है। द एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड स्प्रेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जरूरी नहीं है कि डिस्पर्शन यहाँ पे सिर्फ प्रिज्म में ही होगा, कैन आई से बबल के अंदर भी हो जाएगा? किसमें भी हो जाएगा, जहां पे भी पैरेलल स्लैब्स नहीं आएंगे वहां पे ये हो जाएगा, ठीक है। यू मे राइट डाउन दिस पार्ट, ठीक है।
बोलो ना। यहाँ पे द एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय समथिंग कॉल्ड एज कॉशियस फॉर्मूला। ये आपने शायद से जो होमवर्क किया रहेगा उसमें शायद से ये कहीं पे तो आया रहेगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी। सो लुक हियर, पता नहीं मुझे, ठीक है। सो म्यू विल बी गिवन बाय, अगर आप ये कॉशियस फॉर्मूला अप्लाई करते हो, एवरीवन जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, ओके। म्यू विल बी गिवन बाय, थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट है, a प्लस बी बाय लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्बडा रेज टू 4 वगैरह ऐसे ऐसे आगे आगे लगते जाएगा, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। कैसे आया, क्यों आया, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये एक्चुअली कलर्स उल्टे हैं, वो कलर इन्वर्जन किया है इसलिए मुझे ये उल्टा दिखाई दे रहा है, और ये तो आपको 1080p में पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा ब्लर है, नॉट विजिबल, एकदम क्लियर। वो समझता नहीं आपने दो ये कलर वाला लाइट है, ठीक है। ये कलर इन्वर्जन हो गया। सबसे ऊपर रेड रहेगा, सबसे ऊपर रेड रहेगा। अभी मैंने वो कलर इन्वर्ट किया है स्क्रीन का, इसलिए उल्टा दिखाई दे रहा है, ब्लू सबसे ऊपर है, ठीक है। सबसे ज्यादा डिविएट कौन सा होगा, वॉयलेट, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ये ढंग से, ये वाला सिर्फ डायग्राम बनाना और अच्छे से बनाना, ये थोड़ा सा ब्लर है, बट आई होप सो योर फ्यूचर इज क्लियर देन दिस, ठीक है। सो ठीक है, वो व्हाइट लाइट ब्लैक अरे वो जाने दो, ये वाइट ब्लैक कलर का भी लाइट नहीं है, वाइट है, कलर इन्वर्ट हुआ है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। बट ये इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें से स्टार्टिंग के 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे लिखा है a प्लस बी बाय लैम्बडा स्क्वायर। वाई, बिकॉज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, इफ आई चेक द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, बहुत ही यहाँ पे 10⁻⁷ वगैरह ऐसे सब होता है, करेक्ट है, एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। सबसे ज्यादा डिस्पर्शन किसका रहता है इसमें से, वॉयलेट, वॉयलेट, वॉयलेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका रहेगा, फिर वॉयलेट फॉलोड बाय वॉयलेट फॉलोड बाय इंडिगो एंड सो ऑन। द least refractive index will be for red colored light. If the sides of the slab are not parallel to each other, okay, if the sides of the slab are कोई भी, आप slab ले लो, prism ले लो, कुछ भी, then the dispersion will occur. So मुझे बताओ, आपने जो spectacles पहने वो भी तो parallel नहीं है ना, वो भी तो elliptical है। Angular dispersion, छोटे छोटे से फॉर्मूले, छोटे छोटे से यहाँ पे इक्वेशंस आ जाएंगे। Everyone look here. Angular dispersion, angle between the rays of the extreme colors in the dispersed light is called the angle of dispersion. It means, ठीक है, if I denote it with theta, ठीक है, so it will, theta will be given by angular dispersion for the violet color minus angular dispersion for the extreme colors, कौन से violet और red, पक्का। Can I write down this part as delta V, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A म्यू वी माइनस 1, सिर्फ हम लोग थिन प्रिज्म के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे नॉर्मल प्रिज्म के लिए हम लोग ये अप्लाई नहीं कर, मतलब कर तो सकते बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा, ए म्यू आर माइनस 1। आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन, ए अलग नहीं है यहाँ पे, ए तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक प्रिज्म एक ही है, बट अंदर से जो लाइट पास हो रहा है वो दोनों अलग अलग है और दोनों लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट। तो सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, ए म्यू वी माइनस, हो गया, इतना ही है, कुछ नहीं। एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है फॉर द एक्सट्रीम कलर्स, और एक्सट्रीम कलर्स कौन से वॉयलेट और रेड, सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या, ओके। ये जो चीज है, दिस डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, एंड सेकेंड, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। Shall I continue? क्वार्ट्स तो मटेरियल है, मतलब आपका ये अगर आप देखोगे ये सब जो मटेरियल रहता है इट इज मेजरली मेड ऑफ क्वार्ट्स। तो क्योंकि इसमें से मैक्सिमम लाइट पास होता है,
और कुछ इसका रीजन नहीं है। ये कंडीशन किसके ऊपर कंडीशन नहीं, डेफिनेशन किसके ऊपर डेफिनेशन है प्रिज्म के लिए। मतलब ये थीटा एंगल डिपेंड करते हैं। थीटा ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, सिमिलरली बोलो, एक प्रिज्म के एक एंगल के लिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना वो, बराबर है। शैल आई कंटिन्यू? एवरीवन, शैल आई कंटिन्यू? सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर। बेसिकली ये सब आपके जब भी हम लोग एक से ना जब भी हम लोग स्पेक्टेकल्स वगैरह डिजाइन करते हैं उसके लिए काम आता है, ठीक है। सो डिस्पर्सिव पावर वगैरह अगर आप देखोगे या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ द टू द मीन डेविएशन फॉर एनी प्रिज्म, ठीक है। सो इट मीन्स dispersive power generally denoted by omega, it will be equal to angular dispersion divided by deviation of the mean color. mean color कौन सा है विबग्योर में? ग्रीन, बट एक्चुअली येलो होता है, ठीक है, ग्रीन नहीं होता। आप फ्रीक्वेंसी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से देखोगे, इट कम्स आउट टू बी, आप वैसे मत काउंट करो, वो वैसे नहीं होता, वो बस न्यूटन ने बोला तो उसके हिसाब से आता है। बट अगर आप टेक्निकली देखोगे, refractive index of the yellow color is mean for red and blue. Okay, refractive index. So can I write down this part as A into mu v minus mu r divided by क्या आ जाएगा? डेल्टा y क्या आने वाला है? A into mu y minus 1. Can I write down this part as omega will be equal to mu v minus mu r divided by mu yellow minus 1. पक्का? This only depends on the material. Dispersion, angular dispersion will be given by A mu v minus mu r. फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे। A का वैल्यू कितना दिया है? 5, 1.63 minus 1.61, राइट? यहाँ पे ये आ जाएगा 0.0 to 0.1, यूनिट विल बी डिग्रीज। ओमेगा बराबर है, ओमेगा विल बी गिवन एज म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस 1। म्यू येलो नहीं पता तो म्यू येलो को हम लोग का एवरेज लेना पड़ेगा ना, एवरेज है ना दोनों का, तो 1.63 माइनस 1.61 डिवाइडेड बाय 1.62 आ जाएगा ना इसका एवरेज, विच इज इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाय 0.62, 1/31 यूनिट, नो यूनिट्स ना, रेशियो। चलो फटाफट, चार ये छोड़ के चार, एवरीवन हाँ तो पास लग रहा ना, ये को छोड़ के चार, एवरीवन चलो यहाँ पे देखते हैं। इसका एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, एक पार्ट आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, ओके। डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन एंड डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन लिखे हो गया तो पेन नीचे रख देना। वैसे भी आपको एक पार्ट आपको खुद ही डिराइव करना है, सो डोंट वरी। यहाँ पे देख, ठीक है। मैं इसमें से कौन सा सॉल्व करूँ? चलो डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन सॉल्व करूँ, दोनों सेम ही है, दोनों सिमिलर ही है। यहाँ पे देखते हैं, सो दोनों सेम ही है, ठीक है। सो डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, चलो डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सो डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन पे नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड पार्ट नहीं होने वाला आपसे डायरेक्टली।
ठीक है। सो ओवर हियर लॉजिक क्या है यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताओ, इफ आई कंसिडर अ सिंगल प्रिज्म, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर कर रहा है, दिखाई दे रहा है, व्हाइट लाइट एंटर कर रहा है, जो ब्लैक है ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, ये व्हाइट लाइट है, ठीक है। यहाँ पे देख लो एवरीवन, चलो फटाफट ये खत्म कर देते हैं एवरीवन। ये व्हाइट लाइट है, ये सबसे नीचे आ जाएगा वॉयलेट, सबसे ऊपर रहेगा रेड और सेंटर पे रहेगा ग्रीन। ये तो थोड़ा कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। सो यहाँ पे देख लेते हैं पक्का। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, मुझे बताओ, इफ आई कंसिडर द लाइट दैट इज स्प्लिटिंग एट दिस पॉइंट, ये वॉयलेट और सबसे ऊपर वाला रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लुक हियर, यहाँ पे मुझे बताओ एग्जिट के टाइम पे एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। एट एग्जिट कैन आई से द लाइट्स विल बी स्प्लिट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स, करेक्ट है, या बेसिक कलर्स। आई वॉन्ट ओनली वन लाइट एट द एग्जिट, दैट इज द व्हाइट लाइट, ओके। आई वॉन्ट अ सिंगल कलर, तो मैं क्या करूंगा, एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा लूँ इसके आगे। इसके आगे अगर एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दूंगा तो सेम ऐसे हो जाएगा। सो ओवर हियर कैन आई से डिविएशन तो होगा यहाँ पे, मान लेते कि डिविएशन यहाँ पे कहीं पे तो हो गया, पता नहीं, या फिर नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। डिविएशन तो हो जाएगा, पता नहीं कहाँ पे तो हो रहा है, बट एग्जिट पे मुझे एक ही कलर का लाइट मिल रहा है, दैट इज अ व्हाइट कलर लाइट। बोलो क्या, कहीं पे भी हो सकता है, फिलहाल के लिए मैं बस ऐसे आर्बिट्री मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक आर्बिट्री मार्क कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है ना डिविएशन हो रहा है, डिस्पर्शन नहीं, ग्लास स्लैब नहीं है, क्योंकि ग्लास स्लैब में ये स्लाइड्स ऐसे आते हैं ना, ये जो है ये पैरेलल रहना जरूरी नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ, इट कैन बी एनी एंगल। नहीं नहीं, फिर वो ग्लास में स्प्लिटिंग हो जाएगा, एयर में जाते समय स्प्लिटिंग हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, चलो फटाफट ये खत्म करते हैं एवरीवन। एवरीवन लुक हियर, एवरीवन लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, फटाफट ये खत्म कर देते हैं एवरीवन लुक हियर। लेट दिस एंगल ऑफ द प्रिज्म बी A1 ले लेता हूँ, लेट दिस एंगल ऑफ द प्रिज्म बी A2, लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वॉयलेट बी इक्वल टू म्यू V1, सॉरी म्यू V1, लेट दिस बी म्यू R1, ये क्या हो जाएगा म्यू V2 और म्यू R2, एंड सिमिलरली येलो के लिए क्या होने वाला है म्यू Y1 और म्यू Y2। यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक बार पढ़ लो ये एवरीवन, एवरीवन सेकंड पार्ट आपको खुद से लिखना है। डिविएशन हो रहा है विदाउट डिस्पर्शन, सो द एंगुलर डिस्पर्शन ड्यू टू बोथ ऑफ देम विल कैंसल आउट ईच अदर। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज θ1 माइनस θ2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, θ1 विल बी इक्वल टू θ2, पक्का। कैन आई राइट दिस पार्ट एज A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा A2 इंटू म्यू V2 माइनस म्यू R2। बाय द वे ये जो ग्लास स्लैब्स वगैरह होते हैं ये जनरली दिस इज क्राउन एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लिंट, ठीक है, ये नाम है बस ग्लास के, जैसे क्वार्ट्स होता है वैसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज A1 डिवाइडेड बाय A2 विल बी इक्वल टू म्यू V2 माइनस म्यू R2 डिवाइडेड बाय म्यू V1 माइनस म्यू R1, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। सो डिविएशन हो रहा है विदाउट एनी डिस्पर्शन, ओके। कैन आई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय A1 बाय A2 विल बी इक्वल टू, अभी देख लेना, म्यू V2 माइनस म्यू R2, लिखना मत, डिवाइडेड बाय म्यू येलो 2 माइनस 1 इंटू म्यू येलो 2 माइनस 1, पक्का, डिवाइडेड बाय म्यू V1 माइनस म्यू R1 डिवाइडेड बाय म्यू येलो 1 माइनस 1 इंटू म्यू येलो 1 माइनस 1, पक्का, ओके, यस। ये ओमेगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ओमेगा 1, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, A1 इंटू म्यू येलो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय A2 म्यू येलो 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा, एक सेकंड ना, हाँ
क्या कर लोगे? So look here, एक सेकंड ना. Okay. So over here, can I write this as omega 2 divided by क्या? Omega 1. अच्छा एक लास्ट चीज, ये वाला क्या हो जाएगा? ये क्या होने वाला है? थीटा फॉर येलो ना? थीटा येलो 1 डिवाइडेड बाय थीटा येलो 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1. ये लिख लेना, सेकंड पार्ट डिराइव कर लो. डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन. तो पहले आप क्या लोगे? नेट डिविएशन कितना ले लोगे? 0. नेट डिविएशन कौन से कलर का? येलो ना? एवरेज कलर का 0 आना चाहिए. तो डेल्टा येलो 1 माइनस डेल्टा येलो 2 विल बी इक्वल टू 0. और उसका आंसर क्या आ जाता है मुझे बता दो. आ गया एवरीवन? क्या है? तो करो. देखिए डिविएशन, सॉरी, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन. सो ओवर हियर डिविएशन नहीं हो रहा, मीन कलर का कोई डिविएशन नहीं है यहाँ पे. सो डेल्टा येलो फॉर द फर्स्ट विल बी इक्वल टू डेल्टा येलो फॉर द सेकेंड. फर्स्ट स्टेप वही है, माइनस होकर 0 हो जाएगा. डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन. A1 म्यू y1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू A2 म्यू y2 माइनस 1. पक्का? ठीक है. Okay. Can I write down this part as A1 into, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1 by A2 पहले तो म्यू y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू y1 माइनस 1. ठीक है. सो देखिए A1 into म्यू v1 माइनस म्यू r1 डिवाइडेड बाय A2 वही कर रहा हूँ मैं जो लास्ट स्टेप में किया था. म्यू v2 माइनस म्यू r2 विल बी इक्वल टू म्यू v1 माइनस म्यू r1 डिवाइडेड बाय म्यू y1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू v2 माइनस म्यू r2 डिवाइडेड बाय म्यू y2 माइनस 1. पक्का? ये यार म्यू v1 म्यू r1 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों जगह पे, and this has I obtained this. Can I write down this part as theta 1 divided by theta 2 will be given by, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2. Shall I continue? Okay, हो गया? Okay. Solve this. Everyone, देख लो ना, देख लो. आगे बढ़ना पड़ेगा. Solve this, everyone. Good. For, I think so, ये continue. Last part है. Good. Last question है.